नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम इंजन में। अस्पताल सहायक में हमने काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई है। इसके बाद हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी पर। तो हम इसमें लगातार आपके लिए सीरीज़ लाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हम करवाने वाले हैं आपके लिए पीवाईपी क्वेश्चंस जो आपके 2025 में जो आपकी एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके जितने भी आपकी शिफ्ट है उसके सभी के हम क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे और ये आपके एग्जाम तक चलने वाले हैं। तो यदि आप इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो जाकर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी इस तरीके से होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सबसे पहले अपने जीके वाले सेक्शन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में निचले गंगा मैदान का कौन सा बंदरगाह व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तम्रलिप्त नाम का जो बंदरगाह था ये निचले गंगा के मैदान में पाया जाता था। यदि वर्तमान स्थिति से इसकी बात करें तो जो वर्तमान में आपका पश्चिम बंगाल है वहाँ पर ये पाया जाता था और इसे द्रोणमुख बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि ये नदी और सागर के संगम पर स्थित था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्रोणमुख बंदरगाह भी कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का राजवंशी इतिहास किस साम्राज्य के दौरान शुरू हुआ था। तो राजवंश की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको सबसे पहले महाजनपद अवंती का नाम ध्यान में आएगा। अवंती क्या था, एक महाजनपद था और अवंती का वर्तमान नाम क्या है, उज्जैन। अब अवंती के राज्यपाल कौन थे, अवंती के राज्यपाल एक समय अशोक थे। महान अशोक की जब बात होती है तो अवंती का नाम आता है। अवंती के क्या थे, राज्यपाल थे। तो यहाँ पर एक किससे संबंधित थे, मौर्य साम्राज्य से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मौर्य साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में अहिराई नृत्य आमतौर पर कितनी देर तक चलता है। अब अहिराई नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आपकी जो जनजाति है भारिया जनजाति के द्वारा अहिराई नृत्य किया जाता है और यह कुछ मिनट कुछ घंटे नहीं चलता है, ये चलता है पूरी रात चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरे से वाद विवाद किया जाता है, इसे वाद विवाद प्रतियोगिता की तरह देख सकते हैं और ये दोहे के रूप में होती है। यहाँ पर दोहे से एक दूसरे को वाद विवाद के रूप में प्रश्न और उत्तर दिए जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। रानी दुर्गावती का विवाह किस राजा से हुआ था। तो रानी दुर्गावती जो थी एक गोंड साम्राज्य की रानी थी और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था दलपत शाह से। तो यहाँ दलपत शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आपका, भारतीय न्याय संहिता ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी जो 1860 का था का स्थान लिया और इसमें आधुनिक युग के अपराधों पर अधिक स्पष्टता दी गई है। मतलब जो आपका करंट का बीएनएस है ये आईपीसी 1860 से कॉपी किया है। दूसरा कथन है, भारतीय न्याय संहिता ने राजद्रोह की परिभाषा को बदलकर उसके स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध कृत्यों को शामिल किया गया है। मतलब पहले क्या होता था, राजद्रोह होता था तो उसमें जो भी दंड दिया जाता था उस हिसाब से अब क्या होता है, जो भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं या उसके विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, इन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही देखने को मिल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमी तबलीगी इज्तिमा मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है। तो ये होता है आपके भोपाल शहर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर भोपाल आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्याय एवं राजस्व मंत्री कौन थे। तो धर्मस्व राज्य मंत्री जो थे आपके ये पहले भी धर्मेंद्र सिंह लोधी थे और अभी करंट में भी धर्मेंद्र सिंह लोधी ही है। तो यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाह मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी घाटी के अंतर्गत आती है। तो यदि नदी घाटी की बात करें, सबसे पहले हम नदी की बात कर लेते हैं। यदि नदी की बात करें तो नदी हो जाएगी आपकी बाह नदी और घाटी की बात करें तो घाटी में आपका राइट आंसर होगा बेतवा घाटी। बेतवा घाटी परियोजना के अंतर्गत ये आती है। और इसके बाद यदि अपवाह तंत्र की बात करें, अपवाह तंत्र की यदि हम बात करेंगे तो अपवाह तंत्र में आएगा आपका गंगा अपवाह तंत्र। अब यहाँ पर आपसे नदी घाटी पूछा है लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो राइट आंसर लगाया है वो गंगा घाटी लगाया है, पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बेतवा घाटी। और अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो क्या आएगा, गंगा अपवाह तंत्र। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। अब ये कोई करंट का क्वेश्चन तो है नहीं क्योंकि 2025 में आपका पेपर हुआ है और 2023 का यहाँ पर क्वेश्चन डाला है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन था इसलिए आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पर नर्मदापुरम भी था, कटनी जो दक्षिण का रेलवे स्टेशन है और श्रीधाम भी था। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक हीरा कुंड बांध किस नदी पर पाया जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है, हीरा किसके पास रहेगा हमेशा, हीरा जो महान लोग रहते हैं उनके पास रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। ठीक है, महान आ गया इसमें, महानदी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव की अवधि कितने दिन की होती है? तो ये सप्ताह भर चलता है। अवधि कितने दिन की होगी? 7 दिनों की होगी। कहाँ पर मनाया जाता है? खजुराहो में। और जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ पर इनकी प्रस्तुति दी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य की शुरुआत कौन करता है? अब मटकी नृत्य कहाँ पर होता है? ये होता है आपके मालवा अंचल में होता है। और मटकी में क्या होता है? एक अकेली महिला जिसे झेला कहा जाता है इसकी शुरुआत करती है। और शादी समारोह में इसका जो नृत्य का आयोजन होता है शादी समारोह में किया जाता है। तो आपका जो डी है राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? आप सभी को पता है आर्टिकल कौन सा आ गया यहाँ पर? आर्टिकल 164। इसके तहत जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री को अपने जो पद की शपथ दिलवाते हैं। तो राज्यपाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का गवर्नर कौन था जिसने 1410 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र शासक बनने की घोषणा की? ये थे आपके फतेह खान। और फतेह खान ने उपाधि कौन सी ली थी? फतेह खान ने जो उपाधि ली थी वो ली थी मुजफ्फर शाह की उपाधि के नाम से इन्हें जाने गए, मतलब मुजफ्फर की इन्होंने उपाधि ली थी। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यदि यहाँ तक का क्वेश्चन पूछ लिया है तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आप लोग मुजफ्फर शाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस कालखंड में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 770 से 800 एडी में। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो गया। और किसने की थी? ये राजा धर्मपाल ने की थी। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। क्या बन गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। किसने की थी? याद रखना, राजा धर्मपाल ने की थी। तो ये आपके जीके के 15 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चन। ये भी आपके उसी शिफ्ट में पूछे गए थे। हम चल रहे हैं भाई शिफ्ट बाय शिफ्ट। अब यदि आपको एग्जाम निकालना है तो पढ़ाई तो देखो अभी से करना होगी। हम जो है वैकेंसी का इंतजार कर सकते हैं पर अपना समय को गवा नहीं सकते। देखिए समय व्यर्थ करना सबसे बड़ी यहाँ पर मूर्खता है। यदि आप लगातार अभी 2 महीने तक मेहनत कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 80 to 90% जो है बढ़ जाएंगे, बजाय इसके कि आप कुछ ना करें। कुछ ना करने वालों का जीवन में कुछ नहीं होता है। तो कुछ हमेशा करते चलें, आगे बढ़ते रहें, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, हार्डवर्क करते रहें। अब पहला आपका क्वेश्चन है। एक आयताकार लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि इसका एक पक्ष क्षेत्र के लंबवत है और दूसरा समांतर। किस पक्ष पर अधिकतम बल लगेगा? तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एफ मतलब बल हो गया ILB साइन थीटा। बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, आई आपकी धारा होगी और एल जो है तार की लंबाई हो जाती है, या आयताकार लूप है उसकी लंबाई होगी। अब आपको दो बातें ध्यान रखना है। लंबवत का मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री होगा। और समांतर का मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री होगा। तो सभी को पता है साइन 90 का मान क्या होता है? 1। और साइन 0 का मान क्या होगा? 0। मतलब आपका समीकरण पूरा 0 हो जाएगा। मतलब जब भी समांतर की बात होगी तो बल लगेगा क्या? नहीं, शून्य हो जाएगा, मतलब न्यूनतम हो गया। और जब भी 90 डिग्री की बात होगी मतलब लंबवत की बात होगी तो यहाँ पर बल आपका 1 हो जाएगा, मतलब अधिकतम हो गया। 0 न्यूनतम, 1 अधिकतम। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि आप दौड़ रहे हैं, हवा की दिशा में दौड़ रहे हैं। जिधर हवा चल रही है, जैसे हवा इधर ही चल रही है और आप भी इधर की ओर ही दौड़ रहे हैं, तो आप पर कोई बल लगेगा क्या? नहीं, शून्य। मतलब ये कैसा हो गया? समांतर हो गया। और यदि विपरीत हो गए तो विपरीत में बल अधिकतम लगेगा, तो वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पक्ष पर आपका अधिकतम बल लगेगा। ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं। अभी लंबवत पूछ लिया, आगे चल के आपसे समांतर का पूछ लेंगे। ये रिपीट होते रहते हैं, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना। और कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और घुलनशीलता के आधार पर धातुओं और अधातुओं का सही अंतर क्या है? अब जो आपकी धातुएं होती है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, और जो अधातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 20 वर्षीय व्यक्ति के हाथ और जबड़ा बड़े हो गए लेकिन उसकी ऊंचाई सामान्य है, इसका सबसे सटीक कारण क्या है? तो यहाँ पर एक बीमारी होती है जिसे आप बोलेंगे एग्रोमेगली बीमारी। आपने खली को देखा होगा, खली की हाइट कैसी? सामान्य से ज़्यादा है। या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी हाइट सामान्य से ज़्यादा है और थोड़े वो असामान्य रूप से दिखाई प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है एक 20 वर्षीय व्यक्ति की जिसकी हाइट क्या है? सामान्य है। ऐसे लोग जो असामान्य, उनमें क्या होता है? एक एपिफाइजल प्लेट्स होती है जो आपका ग्रोथ हार्मोन रहता है। एपिफाइजल जो प्लेट होती है यदि ये बंद हो जाती है तो आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है, और यदि ये खुली हुई रहती है तो आपकी हाइट बढ़ती रहती है। अब इनमें क्या हो रहा है? 20 वर्ष के होने के बाद ये प्लेट बंद हो जाती है जिसके कारण हाथ और जबड़े तो बड़े हो गए लेकिन इनकी ऊंचाई सामान्य ही रह जाती है। तो यहाँ पर एक बीमारी होती है, उसे क्या बोलते हैं? एग्रोमेगली बोला जाता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु एल क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील हैलाइड बनाती है जिसका यूज़ फोटोग्राफी में होता है। अब जब भी फोटोग्राफी की बात हो गई तो सभी को पता है कौन सी धातु होगी, AgCl। तो Ag जो हो गया आपका क्या हो गया, चांदी होगी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड्रेनाइलिन का हृदय पर क्या प्रभाव होता है? तो सबसे पहले ये एड्रेनाइलिन नहीं होता है, ये होता है एड्रेनालिन हार्मोन होता है। आप देखते हैं कभी भी आप जैसे कहीं आपकी फाइट हो गई एकदम से, या कहीं कुछ थोड़ी बहस टाइप की हो जाती है, तो आपका शरीर अपने आप तैयार होने लगता है, आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है, खून की चाल एकदम से बढ़ जाती है। या कुछ हो गया, जैसे मान लो कोई बच्चा गिर रहा है या कुछ हो रहा है और आप तेज़ी से भागते हैं, एकदम से आपके अंदर जो एनर्जी का बूस्टर आता है, ये किसके कारण आता है? एड्रेनालिन हार्मोन के कारण आता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर को एक एक्स्ट्रा पंप देता है। तो इसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, मतलब या तो लड़ो या भाग जाओ। फाइट और FIGHT फाइट, या और क्या बोलेंगे इसे, फ्लाइट हार्मोन, या तो लड़ो या भाग जाओ। ठीक है, तो लड़ो और भागो हार्मोन किसे बोलते हैं? एड्रेनालिन हार्मोन को बोला जाता है। ये हृदय की गति बढ़ाता है ताकि शरीर आपात स्थिति के लिए तैयार हो सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सीधे तार में यदि धारा को दोगुना और दूरी को आधा कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? B इज इक्वल टू होता है I/R। अब ये क्या करने को बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई आप दूरी को आधा कर दो और धारा को दोगुना। धारा क्या है? I होगी, तो यहाँ पर धारा जो है हम इसको कर रहे हैं दो गुना, इसमें कर रहे हैं दो का गुणा, और दूरी को आधा, दूरी है आपकी R को कर दिया आधा। अब आपने देखा होगा कि ये क्या होगा, आपका पलट जाएगा, तो ये आपका 2B ऊपर चले जाएगा, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चले गया तो मल्टीप्लाई हो गया 4I/R। I/R तो आपका पहले से था, मतलब ये आपकी धारा हो गई फिर से, तो ये कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना। राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 गुना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष आंखों को ठीक करने वाले लेंस की शक्ति क्या होती है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है NaDu। N का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष, इसमें यूज होता है अवतल लेंस। D का मतलब हो गया दूर दृष्टि दोष, इसमें यूज होता है आपका उत्तल लेंस। अब जो अवतल होता है ये हमेशा ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर दो ऋणात्मक दिए हुए हैं -80 और -1.25, तो एक्चुअल में दोनों सही आंसर हो जाएंगे। तो सात्विक का वैसे तो आपका 1.25 दिया हुआ है, लेकिन दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नाजुक श्वसन सतहें सामान्यतः स्थलीय जानवरों के शरीर के भीतर क्यों स्थित होती है? अब आपकी बात आ रही नाजुक की, तो नाजुक को कैसे रखना होता है? नम, मतलब क्षति से पहले तो बचाना होता है कि कोई दूसरा अटैक करे, उससे बचाने के लिए इसे शरीर के अंदर होना होता है। और दूसरी बात की इसे सूखने से सुरक्षा, मतलब इसको नम बनाए रखना जरूरी होता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बड़े डिटेल में आ रहे हैं, तो आपको 2-3 महीने अच्छी तैयारी करना है जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं आ जाती है। आपको एग्ज़ाम का इंतज़ार तो करना है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए जो आपसे प्रयास होंगे वो आपको भी करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन से देख रहे हैं किस प्रकार के आ रहे हैं। थोड़े डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ भी कम निकलती है, फॉर्म भरने वाले भी अब बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल डिटेल से तैयारी करना और लगे रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसलिए लगे रहें, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, पर लगे रहना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कौन सा अनुप्रयोग सही है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है? सभी ने घर में सबसे पहले तो एक मोटर देखी होगी, जो हम गणेश जी के लिए लाते थे ना, छोटी सी मोटर रहती थी और इसके चारों तरफ ऐसी एक कुंडली, मतलब तार, तांबे का तार होता है, वो लपटा रहता था, और इसके ऊपर क्या रहती है, दो चुंबक लगी हुई रहती थी कुछ इस प्रकार से। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, क्या बोल रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये बोलता है कि जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज़ किया जाता है। अब ये क्या हो गई, हमारी मोटर होती है, घुमाने का काम करती है ना, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोटर। तो मोटर में क्या लगता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और जहाँ पर भी जनरेटर वाली बात आ जाती है, तो जनरेटर में लगता है आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब यहाँ सब जगह मोटर की बात हो रही है, पर यहीं पे जनरेटर की बात हो रही है, तो कौन सा अनुप्रयोग सही नहीं है? तो जनरेटर वाला सही नहीं है। और चुंबक की ध्रुवता किससे निर्धारित करते हैं? ये कंपास से निर्धारित की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की मजबूत किरण को निम्न विलयनों से गुजारने पर किसमें टिंडल शंकु दिखाई देगा? तो ये हमेशा आपके कोलाइडी जो विलयन रहते हैं, कोलाइडी विलयन रहते हैं, केवल उन्हीं में टिंडल शंकु दिखाई देता है। पहले तो आपने एक बीकर भरा, इसके अंदर आपने डाला नमक और पानी डाल दिया, ठीक है, क्या डाला आपने? नमक प्लस पानी। दूसरा आपने बीकर भरा, इसके अंदर आपने साबुन का घोल डाल दिया। अब नमक और पानी क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी जो टिंडल शंकु प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, प्रकाश सीधे इसको पार कर देता है। लेकिन क्या होता है, जब भी ये साबुन के पानी में जाता है, या आपके दूध और पानी वाले विलयन में जाता है, या सोने, आपका जो स्वर्ण विलयन रहता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, कोलाइडी विलयन बोलते हैं, स्वर्ण विलयन में जाता है, तो इसमें क्या दिखाई देगा आपको? प्रकाश कैसे निकलता है? ऐसे कुछ इस प्रकार से निकलता है, इसे क्या बोलते हैं? टिंडल
शंकु। तो टिंडल शंकु किसमें दिखाई देता है? कोलाइडी विलियन वाला जो गोल रहता है इसमें दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप धमनी के फटने का कारण क्यों बन सकता है? उच्च रक्तचाप जो होता है धमनी के फटने का कारण क्यों बन सकता है? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका एक नल लगा है, ठीक है, जो मोटर से प्रेशर से आपको पानी दे रहा है, ठीक है। अब आपकी एक नली लगी है यहाँ पर। ये नली कितने इंच की है? अपने घरों में होती है ना 1 इंच वाली नली, जिससे हम सिंचाई वगैरह करते हैं, तराई करते हैं, ठीक है। ये आपकी मोटर से कनेक्ट है। अब इसमें पानी जा रहा है तो बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब आपने क्या किया, इस 1 इंच वाली जो नली थी इसको हटा करके आपने आधे इंच की नली लगा दी। अब आधे इंच की नली लगा दी पर क्या है, आपका जो ये प्रेशर आ रहा है इधर से, ये तो सेम आ रहा है। अब प्रेशर सेम आ रहा है पर नली छोटी हो गई, नली पतली हो गई, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, उतना पूरा पानी एक साथ बाहर नहीं जा रहा, पानी यहाँ पर रुक रहा है, प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है। अब जब प्रेशर के साथ बढ़ रहा है तो यहाँ पर रक्तचाप बढ़ गया। हम इसको धमनी से मतलब रिलेट करें यदि, तो रक्तचाप आपका क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और क्या होगा, ये नली यहाँ से फट सकती है। तो धमनी फटने का कारण बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि इसको नली को क्या कर दिया, यहाँ पर संकुचित कर दिया, पतला कर दिया। तो धमनियों के संकुचन से प्रतिरोध बढ़ता है, इस कारण से आपकी जो धमनी है फट सकती है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले तो इसमें जो कोण है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी क्लास में। 180 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद एस और पी दोनों के गुण इसमें समान होते हैं, ये राइट आंसर है। गोलाकार सममित होते हैं कि नहीं? सममित नहीं होते, सिर्फ गोलाकार होते हैं। और इसमें पायबंद बना सकते हैं, ये भी राइट आंसर हो गया। पर आपके जो क्वेश्चन पेपर था उसमें राइट आंसर था एस और पी का समान गुण होता है, बाकी एक्चुअल में ये पायबंद भी बना सकते हैं, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां। होमो इरेक्टस के जीवाश्मों की खोज किस वर्ष हुई थी? जो आपके होमो इरेक्टस होते हैं, जब मानव ने क्या किया था, सीधा चलना शुरू किया था। पहले हम चारों पैरों पर चलते थे, फिर धीरे धीरे सीधे होने लगे। अब जब हम पूरे सीधे हो गए थे तो उसे बोलते थे हम होमो इरेक्टस। और ये लोग क्या करते थे, ये इन लोगों ने आग पर नियंत्रित कर लिया था, मतलब आग में खाना वगैरह ये गर्म कर सकते थे। फिर इन्होंने पत्थरों से औजार वगैरह बना लिए थे, तो ये सभी होमो इरेक्टस इन्हें हम कहते थे। अब इनकी खोज कहाँ हुई थी? इनकी खोज हुई थी जावा इंडोनेशिया में। जावा इंडोनेशिया में इनके जीवाश्म मिले थे। और कब खोज हुई थी इनकी? 1891 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका 1891 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। बी ओ एच थ्राइस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अगला क्वेश्चन है 14। बी ओ एच थ्राइस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड मतलब इसे एक और भाषा में क्या कहा जाता है? लुइक एसिड। बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है? चींटियों को मारने में होता है, एंटीसेप्टिक दवाइयों को बनाने में इसका यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोक्साइड को निकाल देता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने का काम करता है। तो ये आपके 14 क्वेश्चन हो गए। और इसे क्या कहते हैं आप? लुइस एसिड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लुइस एसिड बोलते हैं। अब ये आपके 14 क्वेश्चन हो गए साइंस के। इसके पहले 15 क्वेश्चन जो थे जीके के थे। अब डेली ये सीरीज़ आपकी चलने वाली है, इसलिए जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तैयारी को जारी रखिए। तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। ऐसे ही हम मैथ्स की क्लास भी आपके लिए लेकर आएंगे, रीजनिंग की क्लास भी लेकर आएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रहेगी। तो पहले हम प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए हैं, पूरे यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो यदि आप सीरीज़ में बने रहना चाहते हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दिया हुआ है इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको सीधे वहीं पर मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।